मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ सियासी अहमियत की चीज़ें भी सामने आ रही हैं और कुछ कानूनी अहमियत की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। चंद बातें हैं। सबसे अहम मसला तो इस वक्त ये है कि नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं और वो अपनी केसेस को फेस कर रहे हैं और उनको बकौल कुछ लोगों के रिलीफ मिल रहा है। और ये रिलीफ क्यों मिल रहा है, एक बड़ा सवाल है। बड़ी तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है और क्या ये रिलीफ वाकई कानूनी और आईनी सही है या इसलिए रिलीफ मिल रहा है कि उन पर सियासी केसेस बनाए गए थे तो इसलिए रिलीफ मिल रहा है। इस पर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा अहम मसला है जो सवाल उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो अपील उन्होंने की है गए थे, उसमें जो बड़ा अहम मसला है वो ये है कि जी आया वो जो एब्सकॉन्डर थे वो जो 4 साल नहीं आए, उसकी जस्टिफिकेशन उनको देनी है, सॉलिड देनी है। ये सवाल भी उठाया गया कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों को मुतमईन कर सकेंगे इस बात पे, क्योंकि बज़ाहिर तो वो मूव करते रहे हैं, सियासत भी करते रहे हैं, दुबई में मुलाकातें भी करते रहे। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे देखता है, बड़ा अहम ये मौका है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि मुजरिम थे, एब्सकॉन्डर भी थे, इश्तहारी भी थे, तो इसलिए प्रोटेक्टिव बेल उनको बनती नहीं है, मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन मिल गई। एक और बात भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो केसेस हैं उसमें अदालतें नोटिस भी नहीं कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव इदारे पहुंच भी रहे हैं और वो 2 बातें फौरी मान रहे हैं कि उनको ज़मानत पे कोई एतराज़ नहीं है और वो गिरफ़्तार भी नहीं करेंगे। तो ये आया उनका कानूनी हक़ है मियां नवाज शरीफ साहब का, या उनको मैक्सिमम रिलीफ कहीं से मिल रही है। अब एक बड़ी सज़ा जो है वो निगरां हुकूमत ने माफ़ कर दी। अभी तो डिस्प्यूट भी आ गया है। एक मैं देख रहा था कि जो आमिर मीर हैं उनके वज़ीर इत्तलात, वो कहते हैं जी मैंने साइन नहीं किया है काबीना में, लेकिन ये है कि ये सज़ा मुअत्तल हो गई और 401 का हवाला दिया जाता है। ये कोई प्रैक्टिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन है। पूछूंगा अपने मेहमानों से क्या चीज़ है। इलेक्शन कहते हैं लोग कि अब फिक्स है, मियां नवाज शरीफ साहब 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जब मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जी 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आए हैं वो, और फिर ये कानूनी रिलीफ नज़र आता है, तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन उनके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि ये मैच फिक्स है, और कई सियासी जमातें ये कह भी रही हैं। और अगर ये मैच फिक्स है तो फिर अरबों रुपए की इलेक्शंस कराने की क्या ज़रूरत है। इस वक्त जो हालात हैं उसमें लगता नहीं है कि इलेक्शन मुनसिफाना हो, क्योंकि न सिर्फ निगरां हुकूमत पर बल्कि इलेक्शन कमीशन पर, तारीख पर, PMLN पे, कई चीज़ों पे सियासी जमातों के दरमियान शदीद इख्तलाफ हो गया है। तो कोई मसलन ये भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए, जिसमें PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून भी है, JUI भी है, तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही है। अगर मुनसिफाना नहीं हुए तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ जाएगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर बढ़ेगा तो मौजूदा मुआशी बहरान जो बहुत शदीद है
जो आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश की हो रही है वो फिर शदीद तरीन हो जाएगा। फौजी अदालतों का सिविलियन ट्रायल का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। इसका सज़ा क्या इमरान खान साहब आ सकेंगे अपना इलेक्शन जब भी होता है? क्या उनकी सज़ा जो सस्पेंड हुई है उसकी बुनियाद पर जो अपील है मज़ीद उनको रिलीफ मिलेगा? उन पर केसेस भी हैं, इस वक्त फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, तो क्या वो रिलीफ ले सकेंगे? क्या वो इलेक्शन को फेस कर सकेंगे? इन चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका मेरे साथ जो गेस्ट हैं जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, जामी से ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हसन रज़ा पाशा साहब, माहिर कानून, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी PVC। आपका ही बहुत शुक्रिया सर। हसन रज़ा पाशा साहब, आपसे बात शुरू कर देता हूँ तो मेरे दोनों मेहमान इसको एतराज़ नहीं करेंगे। जी हसन रज़ा पाशा साहब, दो चार चीज़ें ज़रा बताइए। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, आप समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर सही है? इसके बारे में आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में कुछ कह चुके हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ उनको बड़ी तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है। मसलन तोशा खाना में जो इश्तहारी थे वो ख़त्म हो गया, निगरान हुकूमत ने उनका 401 सेक्शन के तहत अल अज़ीज़िया जो है वो कलअदम करार दे दिया, हालांकि उस पर भी कुछ सवालात आ गए हैं। तो आप समझते हैं सर कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का राइट था और उनको हक मिल रहा है, या ये एक प्लान के तहत उनको रिलीफ दिया जा रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे भी याद है कि आपके साबका प्रोग्राम्स में मैंने क्या क्या बातें की हैं, और मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ अभी भी जो कानूनी मामलात हैं मैं फर्म हूँ कि मैंने उस वक्त भी जो की थी मेरे हिसाब से वो ठीक थी। मसलन उस वक्त मैंने ये कहा था कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टेटस है वो कॉन्विक्ट का है, और कॉन्विक्ट जो है उसको ना तो प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है और ना ही ट्रांजिटरी बेल मिल सकती है। और बेशक लोग मफरूर होते हैं, और मफरूर का जो है वो सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनमें उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है, लेकिन वो अंडर ट्रायल पर्सन होते हैं, कन्विक्टेड नहीं होते। वैसे पाकिस्तान में ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है। इससे पहले किसी कॉन्विक्ट को ना तो मुल्क से बाहर जाने दिया गया और ना ही वो इस तरीके से मुल्क में अंदर आया। अब मियाँ साहब की जो सजा हुई और फिर उसको सस्पेंड किया गया और बाहर जाने दिया गया, ये एक बड़ा अजीब सी आपको कहानी नजर आएगी कि ये सजा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग है, उनमें से एक अपील में उनकी सजा सस्पेंड हुई, दूसरी में सस्पेंड नहीं। जेल अडयाला जेल में थे, वहां से शिफ्ट कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे उनकी रिक्वेस्ट पे वहां पे लाहौर में। वहां पे उनकी तबीयत खराब हो गई, मेडिकल बोर्ड पर था, और उस वक्त की हुकूमत ने खुद आके बोर्ड की जो रिपोर्ट्स थी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक कहा कि नहीं, इनको तो बाहर जाना बनते ही बनता है। और उनको अब वहां की जो हाई कोर्ट है उसकी डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही अली बाकर नकवी साहब कर रहे थे, उन्होंने 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने का कहा। अब बार बार एक चीज आती है जी कि वो 4 हफ्ते के लिए गए हैं तो उनको 4 हफ्ते वापस आ जाना चाहिए, और ये अंडरटेकिंग की बड़ी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन उस ऑर्डर में एक बड़ी जबरदस्त चीज है जिसको पढ़ा ही नहीं गया या जानबूझ के नहीं पढ़ा जाता। उसमें एक वाज़ेह जो चीज लिखी है डॉक्टर साहब, वो ये है कि एक तो उन्होंने 4 हफ्तों का कहा कि 4 हफ्तों के लिए उनको भेजा जाता है सिर्फ, लेकिन आगे जाके कहते हैं कि एंड विल रिटर्न when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan।
और अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग दोनों को देखें तो उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है। मैं वो पढ़ देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप मुझे इजाजत दें। जरूर। आई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ such and such CNSE number do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors। यानी या मैं जल्द अज जल्द आऊंगा अगर मुझे डॉक्टर ने फिट करार दिया। अब इनके आने से पहले 6 अक्टूबर को इनकी फिटनेस का सर्टिफिकेट वहां के मुआलिजीन ने जो इशू किया था वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। कहने का मकसद ये है कि ये जो सेकंड पार्ट था उस अंडरटेकिंग का भी और उस ऑर्डर का भी, उसका बेनिफिट मियां साहब को मिल रहा है कि वो 4 हफ्ते या फिर जब डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देंगे तो फिर। अब जब बाहर गए थे तो सेक्शन 401 ही इन्वोक की गई थी और उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इख्तियार हासिल था कि वो सस्पेंड कर सकती है सेंटेंस पार्शली भी और मुकम्मल तौर पर भी। तो उनकी सजा उस तौर पे वहां से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सस्पेंड करके बाहर भेजा। अब अदालती हुक्म भी मौजूद है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो सस्पेंशन है वो भी मौजूद है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है उस ऑर्डर में कि ये कहा गया था कि अगर नहीं, ये जो 401 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन रिवोक दिस ऑर्डर अनकंडीशनली, रिवोक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर रिवोक नहीं किया। फिर एक और भी था डिवीजन बेंच का ऑर्डर जिसमें यह कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ अगर वहां पे कोई किए गए ऐद की बदअहदी करते हैं तो फिर गवर्नमेंट लिखेगी अपने जो सफीर है वो सफीर इंक्वायरी कराएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब को बाउंड कर दिया गया था कि वो उस इंक्वायरी में शामिल होंगे। लेकिन उस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ये भी ना किया कि इंक्वायरी करवाई कि मियां साहब वहां वाकई सेहतमंद हैं या वाकई बीमार हैं, क्या सूरत हाल है। और ये थी सारी चीजें जो आपके सामने मैंने की है। अच्छा, एक बात हसन रजा पाशा साहब, अब जबकि उनका केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वो एब्सकॉन्डर भी हैं और उनको बुलाया भी गया था और वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पॉलिटिकल डीलिंग भी करते रहे, दुबई और दूसरी जगहों पर, वो सबके इल्म में है। तो ये जो गैर हाज़िरी है मियाँ साहब की, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर उनके रहम करम पे हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो इतना लंबा अरसा और फिर वो जो तमाम एक्टिविटीज़ मसलन सऊदी अरब भी, दुबई भी, कतर भी और बार बार दुबई और सियासी मीटिंग भी, तो क्या मियाँ साहब इसको जस्टिफाई कर सकेंगे अपनी गैर हाज़िरी को? इस पे थोड़ा सा बताएं फिर मैं आगे चलूँ। डॉक्टर साहब, जो एब्सकॉन्डर होता है वो अपने नॉर्मल राइट टू सम एक्सटेंट खो चुका होता है और उसको वो राइट एक आम आदमी वाले नहीं मिलते। ये तो एक तयशुदा है कानूनी हवालों से अगर देखा जाए तो। अब ये एब्सकॉन्डर कम कन्विक्टेड पर्सन, तो जाहिर है इनके वो राइट्स नहीं बनते थे जो आम एब्सकॉन्डर को बनते हैं, जिसमें ड्यूरिंग ट्रायल छोड़ गया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग इंक्वायरी छोड़ के चले गए। तो मैं समझता हूं कि इनको कम से कम प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर देनी पड़ेगी कि मैं किस वजह से पाकिस्तान में वापस नहीं आ सका। और वो जो सेकंड पार्ट मैंने पहले पढ़ के आपको बताया उसी का ही बेनिफिट वो लेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में पेश नहीं किया। आने से कबल 6 अक्टूबर को उन्होंने सर्टिफिकेट लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया। तो मुझे लग रहा है कि वो जो सेकंड पार्ट है कि वो उनके मुआलिजीन ये सर्टिफिकेट देंगे
कि जी कि अब वो रीगेन कर चुके हैं और पाकिस्तान में आने के काबिल हैं, ठीक। इसलिए ये सर्टिफिकेट मतलब ये अदालत के रहम करम पे हैं और जाहिर है सॉलिड जस्टिफिकेशन, आप कहते हैं यही जस्टिफिकेशन बनता है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरफ ज़रा थोड़ा सा लेट आऊँगा, मुझे उम्मीद है वो माइंड नहीं करेंगे। मेरे एक सीनियर साथी हैं जनाब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उनसे कानूनी और सियासी दोनों पहलू पे मैं बात कर लूँ। सर, आप क्या समझते हैं जो मौजूदा मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनकी आमद और उसके बाद जाहिर है वो कन्विक्टेड भी हैं, वो एब्सकॉन्डर भी हैं, फिर जिस तरह अदालतें रिलीफ उनको मिल रही है और जिस तरीके से वो जो है हुकूमतें उनको रिलीफ दे रही हैं, और फिर PMLN का ये कहना कि जी वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और वही एक वाहिद मुल्क में रहनुमा है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, वही निजात देंदा है, वही पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, इसलिए आए हैं। एक तो ये ज़रा सा मुझे इस पर बताइए, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। डॉक्टर साहब, आपको मेरे मौक़िफ़ का इल्म है कि मैं पाकिस्तानी सियासत के बारे में बहुत पहले से कहता आया हूँ कि ये स्पोर्ट्स ऑफ रिचेस है और ये स्पोर्ट्स ऑफ इलीट्स है, और ये 1% रिपब्लिक जो हमारी इलीट क्लास ने बनाया है पाकिस्तान को, तो आपस में ये इसी तरह इक़्तिदार की रस्साकशी करते हैं और इस सियासत का मरकज़ और महवर आवाम नहीं है। आप देख लें इस निगरान हुकूमत में जो कहती है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है और हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, इन्होंने हर वो काम किया जिससे आवाम को तकलीफ हो। मसलन 193% गैस की कीमतों में जो रिसेंटली इन्होंने इजाफा किया है और जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो महंगाई का आएगा। मैं सिर्फ आपको इसका एक एस्पेक्ट बताता हूँ कि अभी CNG जो है वो तकरीबन 100 रुपये पर kg खैबर पुख्तनख्वा में उसकी कीमत में इजाफा होगा। 19 लाख गाड़ियाँ खैबर पुख्तनख्वा में जो आवाम की हैं वो इससे मुतासिर होंगी। तो ये हमारी जो सियासत है और हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इसका मरकज़ और महवर जो है वो आवाम नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो आवाम की फलाह व बहबूद नहीं है। आप देखें नवाज शरीफ ऐसे आ रहा है जैसे कोई बादशाह आ रहा हो और जैसे कोई सरबराह मुमलिकत आ रहा हो, जिस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह उसको एक हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया जा रहा है। और आज के अखबारात में आप देख लें कि उनको अल अजीज़िया में भी और A1 फील्ड में भी और तोशा खाने में भी और रिलीफ मिल गई, और तमाम मीडिया और अखबारात यही सुर्खी लगाए कि नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। बल्कि डॉन अखबार की सुर्खी है कि नवाज शरीफ के सामने कानूनी रुकावटें ऐसी गिर रही हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। तो ये तो वाज़ेह तौर पर एक खिलवाड़ है जो निज़ाम इंसाफ के साथ, और ये तो वाज़ेह तौर पर जो फ्रॉड है एक एहतसाब का जो इदारा, उसने तो ड्राई क्लीनिंग इस वक्त उन्होंने वो शुरू कर दी है। और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो आप उसके डार्लिंग बन जाएं तो हाँ आप कुछ भी करें, आप बिल्कुल आपको आज़ादी है, आपको खुली छुट्टी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परसाना नॉन ग्राटा नापसंदीदा शख्सियत बन जाए तो फिर आप तैयार हो जाएं चिल्ला काटने के लिए, शमाली इलाकाजात की सैर करने के लिए और मुख्तलिफ किस्म के जो ज़राए हैं उससे गुजरने के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस वक्त एक फ्रॉड हो रहा है कौम के साथ। आप देख लें 9 अगस्त को असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं, 2.5 माह हो गए हैं। आर्टिकल 224 के तहत आपको 90 डेज के अंदर इलेक्शन करने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन 2.5 माह हो गए हैं, 3 माह पूरे होने वाले हैं, 90 डेज पूरे होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा इलेक्शन के इनेकाद के लिए। एक शख्स के लिए इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, एक शख्स की ड्राई क्लीन करने के लिए, उनके मुकदमात को ख़त्म करने के लिए 25 करोड़ आवाम की जो हक राय दही है और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और राइट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मौखर किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन भी, नैब भी
और पुलिस भी, FIA भी, और ये पंजाब की हुकूमत जो आप समझते हैं कि ये केयरटेकर हैं और ये गैर जानिबदार हैं, पंजाब की काबीना को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो उसको रिलीफ दे? ये तो वाज़ेह तौर पर पंजाब की काबीना सहूलतकार बन गई है, फैसिलिटेटर बन गई है, और पंजाब की काबीना ने वो काम किया है। अब तो उसमें इख्तिलाफ भी आ गया, स्प्लिट भी आ गया, और खुद एक डिस्प्यूट बन गया वहां पे, लेकिन उन्होंने वो काम किया जिसका उनके पास इख्तियार इस तरह से नहीं है। इस काम का उनके पास कानूनी तौर पर इख्तियार ही नहीं था जो उन्होंने नवाज शरीफ को दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत जो है ये आवाम से, पब्लिक से, मासिस से, जमहूर से अपनी ताकत ड्रा नहीं करती। ये बंद कमरों में चंद लोगों से, चंद तबकात से अपनी कुव्वत ड्रा करती है। वही फैसले के मरकज हैं, और इस सियासत के नतीजे में जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर किसी को एतबार नहीं होगा। कोई फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसके नतीजे में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, कोई तब्दीली। नवाज शरीफ 3 दफा हुक्मरान रह चुके हैं, चौथी दफा उसको हुक्मरान बनाया जा रहा है। कौन से कारनामे पहले हुए हैं जो कि अब ये कर लेंगे? और अभी जो इनकी हुकूमत थी, उनकी 22 ही की हुकूमत थी 17 साल की, जिनको वो गाइड कर रहा था लंदन से, जिनकी रहनुमाई और सरपरस्ती वो खुद लंदन से कर रहे, तो उन्होंने आवाम को सिवाय तकलीफों के और क्या दिया है? तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जो सियासत है इसका एक बहुत मायूसकुन पहलू है। पाकिस्तान के अवाम मायूस हो रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान का नौजवान। ये जो इलीट कैप्चर किए जो खेल हैं, ये कि आप कभी नजरियाती बन जाते हैं, इनकिलाबी बन जाते हैं, और कभी आप माफ करना शुरू कर देते हैं कि मैंने सबको माफ कर दिया। ओ भाई, आपने माफ कर दिया, लेकिन वो आपका मसला नहीं है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो एक इज्तिमाई मसला था, वो कौन के मुजरिम है? फिर वो किसी सूरत में माफी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा जो इस वक्त हो रहा है, और इसमें निगरान हुकूमत भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हैं, और इसमें नैब भी इन्वॉल्व हैं, और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा, कुछ 2 अहम 3 चीजें, लेकिन मैं जरा आता हूं शोएब शाहीन साहब की तरफ। शोएब शाहीन साहब, ये तमाम कानूनी और सियासी मामलात को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको ये वाज़ेह तौर पर बता दिया। मैं पहले डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा कि इस वक्त भी UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से 18 बिलियन डॉलर सालाना मुफ्त मराहत देते हैं आप अपनी इस वक्त की इशराफिया को, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपके जजेस जनरल जो मुफ्त मराहत लेते हैं। तनख्वाहें नहीं है इसमें शामिल, इसमें पेंशन नहीं है, सिर्फ वो मराहत है जो मुफ्त वो लेते हैं। ये है आपके मुल्क का निज़ाम। और उसके साथ जो गरीब आदमी है उसके पास रोटी खाने को नहीं है। आज जो 16-17 महीने में जो तबाही मची है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी गुर्बत, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, एक आम आदमी वो बिल्स नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि आगे कैसे सस्टेन होगा। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, आपके तमाम जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो चली गई हैं, और इस बिजली के बिल के साथ कोई इंडस्ट्री बाकी नहीं रहेगी, और 25% सूद देने के बाद कोई कैपेसिटी नहीं होगी किसी की को वो आगे इन्वेस्टमेंट कर सके। ये जो तबाही हमने इन 16-17 महीनों में देखी है, और फिर उसके ऊपर तुरफा तमाशा ये है कि एक डिक्लेयर्ड करप्ट मुजरिम को, भगोड़े को, इश्तिहारी मुजरिम को जब तक कोर्ट फैसला ना करे, इस वक्त वो इश्तिहारी मुजरिम है। इस वक्त भी उसकी अपील अभी तक रिवाइव नहीं हुई। आप लंदन से उठने वाले स्टाइल को देख लो, वहां हाई कमिश्नर एक रियासत के मुजरिम को, रियासत का एक नौकर वहां बैठ के प्रोटोकॉल दे रहा है और उसको बयानिया पढ़ा रहा है। वो यहां आता है, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है, वहां सारे जाते हैं, वहां वो मिलते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो हाई कोर्ट में होनी थी वो वहां चल के वहां चली जाती है, वहां से वो उनको होता है। फिर पूरा मीडिया 3 दिन के लिए ऐसे उसको दिखा रहा है कि जैसे वो कश्मीर फतह करके आया हो या फलस्तीन आजाद करा कर आया हो। भाई एक इश्तिहारी मुजरिम है, कौन सा कारनामा करके आया है कि 4 साल में वो यहां से गया था 4 हफ्ते का टाइम लेके, पूरी दुनिया में घूमने के लिए उसकी सेहत ठीक थी,
पाकिस्तान आने के लिए ठीक नहीं थी। और वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव, में मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जाना चाहता, जिसका झगड़ा पनामा केस से शुरू हुआ था, आज भी बता दें कि जहां वो रह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो जराए और रसीदें, बीच में कतरी खत आ गया, वो भी फिर वापस हो गया। वो किसके हैं आज तो बता दो किसी को, और अगर आपके नहीं है तो आप किसके टेनेंट हैं, और अगर आपके पास आपके हैं तो किस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आपने ये माल कमाया। फिर आप देखो वहां सीसीपीओ को सलूट कर रहा है रियासत के एक मुजरिम को। फिर अदालतों का कमाल देखें, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये पिटीशन तो मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन 7 मिनट के अंदर अंदर कहते हैं चूंकि नैब कह रहा है कि हमें ये मतलूब नहीं है इसलिए हम आपको प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं। भाई वो तो मुजरिम है, मुलजिम तो है नहीं, वो तो रियासत का मुजरिम है। आपका काम ही नहीं है कि जब आपके पास पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, कल आईजी इस्लामाबाद आ जाए, आकर कह दे तमाम मुजरिमों को आप जमानतें दे दें, बगैर देखे, बगैर पूछे, बगैर इसके कि आपके पास कोई अपील है नहीं है, अपीलें भी खारिज हो गई हैं, तो आप दे देंगे। ये तर्जे अमल जो अदालतों ने फैसिलिटेशन की है, सहूलतकारी की है, सबसे ज्यादा अफसोस तो हमें उसका है। बाकी तमाम इदारे, एस्टैब्लिशमेंट हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारे बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, नैब हो, एफआई हो, सारे के सारे इस वक्त अफसोस से कहना पड़ता है तमाम इदारे बांदी बन के हाथ जोड़ के माफिया के सामने खड़े हो गए। दिस इज दी वे। अगर आपने इंसाफ, अगर फर्ज करो आपने इंसाफ का कत्ल होते हुए, कानून का कत्ल होते हुए सबके सामने दिखाना है, तो पब्लिक क्या मैसेज लेगी कि जिनके पास आज ना उनको इंसाफ है, ना उनके पास रोटी है, ना उनके पास रोजगार है, बदअमनी अलग से है, अफरा तफरी है, इंतशार है। मुझे बताएं कि वो क्या इससे इंटरेक्ट क्या करेंगे, इससे वो क्या परसीव करेंगे, उनकी जो नाउम्मीदी और मायूसी है उसकी क्या लिमिट होगी। मुझे बताएं 1 साल के अंदर 12 लाख अफराद आपका प्रोफेशनल्स आपका मुल्क छोड़ के चला गया है। इस वक्त 16 महीने 18 महीने के अंदर दुबई में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान और दुबई की तारीख में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने वहां की है। वो क्या वजह है? कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, लोग पैसे जैसे तैसे करके लेके जा रहे हैं। यकीन करें हमारी तो पब्लिक डीलिंग है लोगों के साथ, जो पैसे भी मिलते हैं वो कहते हैं हमने प्रॉपर्टी बेचनी है, जाकर के बाहर सेटल होना है, किसी के बच्चे किसी ने बेचने हैं, किसी ने कोई और तरीका करना है, किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन बात यह है कि इस तर्ज़े हुकूमत के साथ फिर जो कुछ आप अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी रख दिया है, बुनियादी हुकूक आपने मुअत्तल कर दिए हैं, 20-20, 25-25 दफा जमानतें होने के बावजूद आप लोगों को दोबारा उठा लेते हैं, अदालतों को आप मानते कुछ नहीं है, और उसके साथ आप खवातीन का जो कि काबिल जमानत उनका केस होता है, स्पेशल लॉ है उनके लिए कि जैसा भी जुर्म हो वो काबिल जमानत है, 3-3, 4-4 दफा उनकी जमानतें होती है, उनको उठा करके आप फिर जेल। 401 पे क्या कहेंगे, निगरान हुकूमत का इख्तियार है या नहीं है? जैसे सेनेटर मुश्ताक, पहली बात अगर आप लीगल पूछेंगे तो निगरान हुकूमत का ये काम ही नहीं है, वो तो पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते सिवाय इस बात के कि वो फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और दूसरा ये फेडरल का केस है, कल बलूचिस्तान गवर्नमेंट उठे वो आकर के कह दे कि जी मैं सारे मुलजमान जो आपके फेडरल गवर्नमेंट के मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, बल्कि उनके सब की सजाएं मैंने माफ कर दी हैं। कर सकते हैं? दिस इज नॉट द वे। जो तरीका है वारदात इन्होंने अडॉप्ट किया है, जो निगरान हुकूमत, जो तर्ज अमल इस वक्त सारी निगरान हुकूमतें, ये तो बी टीम है मुस्लिम लीग नून की, ये लिहाजा उनका जो तर्ज अमल है। लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 अगर हम पढ़ें तो उसमें क्या ये सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है या नहीं? अब ये फैसला आप बिल्कुल आपकी बात से और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की और हमारे दूसरे जो हमारे हसन साहब कि ये निगरां को इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर ये इलेक्टेड पंजाब की। जी सर। डॉक्टर साहब इसमें दो बातें हैं जी, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि इसके ऊपर बकौल, मेरे नॉलेज में नहीं था लेकिन बकौल ये निगरान हुकूमत पंजाब की जी, इसमें उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट ने ऑलरेडी इसको डिसमिस कर दी थी इनकी एप्लीकेशन। अगर रेगुलर कोई गवर्नमेंट कोई भी फैसला, पॉलिसी डिसीजन या कोई भी डिसीजन कर दे, निगरान उसको अनडू नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, वो उसके ऊपर कोई रिव्यूइंग अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो हाई कोर्ट है ना ही वो सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट ये है कि जब कोई मैटर सब जुडिस बिफोर द हाई कोर्ट था, उनको वो दे आर बार्ड टू एडजुडिकेट ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट ये है कि देखें केस पंजाब गवर्नमेंट का है ही नहीं,
तो आप फेडरल के इशू को आप कैसे सजा मुअत्तल कर सकते हैं? वो तो केस है नैब का, मुजरिम है वो दोनों केसेस में, अल अजीजिया और रेवलफेयर डिपार्टमेंट में कन्विक्शन साबित हो गई, अपीलें खारिज हो गई। जो 426 की जमानत वाली दरखास्तें थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली, वो दरखास्तें भी खारिज हो गई, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया, वो सारा ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो गया। आज आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप, हाँ, ये वो उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे आप पेरोल पे लेते हो या इस तरह की कुछ सिचुएशन में आप आर्जी तौर पर 1 दिन 2 दिन के लिए फिर आप भेजते हो, किसी के साथ बहुत ज्यादती हो गई या कोई बीमार हो गया, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे। यहाँ कौन सा ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस था? इसलिए कि आपने हवाओं के रुख तब्दील हो गए, अब एस्टेब्लिशमेंट के वो गोद में बैठ गए हैं, वो वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ के बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया, इसलिए आपके मंजूर नजर हो गए। आज आप सारे लोग, पूरा ये हमारा बदबूदार सियासी निजाम, जो कुछ जिस तरह के रियासती निजाम है, वो सारे हाथ जोड़ के उसके सामने सारे हरकारे खड़े हो गए। ठीक है, ठीक है। इस वक्त तो बात हो रही है कानूनी अदालती निजाम की, इस वक्त तो अदालत क्या फैसले दे रही है उस पर बात हो रही है। एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब की तरफ आ जाता हूँ। हसन रज़ा पाशा साहब एक आम आदमी जो कानून के हवाले से इतनी जानकारी नहीं रखता है, लेकिन जो देखता है वो उसको रिएक्ट तो करता है। वो ये कह रहा था कि जस्टिस अता बंदयाल साहब थे तो देखने को ये आ रहा था कि जी पूरा अदालती निज़ाम इमरान खान को रिलीफ देने में लगा हुआ है और ऐसे ऐसे फैसले हुए और ऐसा ऐसा प्रेसिडेंट हुआ कि जी जो कि दुनिया में नज़र नहीं आया। तो एक तो इमरान खान का साहब के हवाले से जो चीज़ें भी हुई उससे अदालती निज़ाम पर बहुत सारे सवालात उठ गए। अब इमरान खान साहब के बाद मियां नवाज शरीफ साहब आ गए। अब एक पूरी अदालती निज़ाम यहाँ दिखा रहा है कि जी उनको आउट ऑफ वे जाके रिलीफ मिल रहा है, उनको जैसे डॉन अखबार या दूसरे बड़े अखबार ने लिखा कि जी बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, सारी रुकावटें दर दर करके गिर रही हैं। तो अब निज़ाम इंसाफ कहाँ खड़ा होगा सर? एक तरफ इमरान खान के दौर को हम देखते हैं तो वहाँ सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट और बाकी जो है वो उनको रिलीफ नहीं मिलता है। अब देखते हैं हनीफ अब्बासी भी क्लियर हो गए, इसाक डार साहब भी क्लियर हो गए, शहबाज शरीफ भी क्लियर हो गए, अब मियां नवाज शरीफ साहब भी धड़ाधड़ क्लियर हो रहे हैं, जिसके ऊपर कानूनी नुकात आपने भी पेश किया। तो ये हम कहाँ ले जा रहे हैं निज़ाम इंसाफ को सर? डॉक्टर साहब, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ पे अदल के 2 निज़ाम हैं, 2 किस्म के कानून हैं। आपके पास आज पैनल में एक पार्लिमान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं कि एलीट क्लास के लिए अलग कानून है, अलग प्रोसीजर है, आम आदमी के लिए अलग कानून और अलग प्रोसीजर है। ये रिलीफ किसी आम आदमी को नहीं मिल सकते। जो रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को मिले, जो रिलीफ पीटीआई के चेयरमैन को मिले या बाकी जो नाम आपने लिए, ये रिलीफ किसी को नहीं मिल सकते। हमने आज तक नहीं देखा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसमें कि किसी का जिस्मानी रिमांड हो, मैजिस्ट्रेट ने दिया है, कंपीटेंट कोर्ट ने दिया है और आला तरीन अदलिया ने उसको रिमांड को खत्म करके मुलज़िम को बुलवा के उसको क्लीन चिट दे दी और वो वापस भेज दी। आज तक नहीं देखा। ये भी एक अपनी नौइयत का यूनिक किस्म का था। हमने ये भी नहीं देखा कि 8 साल के बाद किसी मुकदमे में अपील दायर हुई हो और वो रिलीफ मिल गया। जहां 1 दिन की डिले से, शेख शहीन साहब इस बात की तायद करेंगे कि 1 दिन की डिले से आप अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में
आपकी डिसमिस हो जाती है, मेरिट की तरफ टच ही नहीं होने दिया जाता। लेकिन 8 साल के बाद अपील हुई और उसमें रिलीफ भी मिला। सब अभी जो कुछ हो रहा है ये भी आपके सामने है। हम भी पहली दफा, मैंने अर्ज किया कि मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मैंने उस वक्त ये कहा था जो कानून मुरवजा रवायात है उनको मद्देनजर रख के कहा था कि कॉन्विक्ट को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, लेकिन अब मिली है। आपके तज्जिए और हमारी कानूनी मोशुगाफियां दरी की दरी रह गई। इस मुल्क में मिरेकल रूनुमा किसी वक्त भी हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि अभी जिस अंदाज में ये प्रोसीडिंग, ये तोसी मिल गई, तोसी के बाद ये आगे मजीद चलेगा और आगे क्या होता है, मेरा ख्याल है कि ये सारी सेटिंग हो चुकी है। बिल्कुल आप ये ना कहें, मसलन आप देखें ना जिस तरह दो दफा तीन दफा एक केस में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या एक आम शख्स उसको इस तरह का रिलीफ मिलेगा? ये है डिस्क्रिमिनेशन। और यहां पे हमारे अदालती निजाम पे उंगलियां उठती हैं और आवाजें उठती हैं, और हम एक खास मकाम पे आके उसका पार्ट एंड पार्सल होने के बावजूद हम दिफा करने में हम कर ही नहीं सकते दिफा। हमारे पास कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि जनाब अगर फलां को मिल गया है तो हमें क्यों नहीं ये रिलीफ आप लेके दे रहे? हमारे केसेस 4-4 साल नहीं लगते, फर्स्ट हियरिंग नहीं होती, और एलीट क्लास के केसेस आज फाइल करते हैं कल लग जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हमारे मशवरे पे ये क्लास नंबर 7 डाली गई कि जो भी केस दायर होगा अगर उसमें अर्जेंट नोयत की एप्लीकेशन लगी हुई है तो विद इन 14 डेज वो फिक्सेशन के लिए बेंच के रूबरू पेश होगा। ये आम लोगों के लिए काम हुआ। मैं समझता हूं कि ये जो अच्छी चीजें हैं उनको अच्छा कहना चाहिए। तो ये जो आप अपने निजाम की बात कर रहे हैं, इसके लिए अब तो हर बच्चे की जुबान पे है कि हम 140 या 138 नंबर पे आ गए। यही चीजें है ना, और क्या है? नीचे देखें 200 केस एक जज के पास लगा है और वो बेचारा सुबह से लेके 4 बजे तक 5 बजे तक बैठा रहता है, काम करता रहता है। सारे बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं, काम भी करते हैं। पाकिस्तान की तबाही के असल जिम्मेदार जो हैं यही निज़ाम इंसाफ है जो हम देख रहे हैं। एक और बात आखिरी सर, आपके पास 40 सेकंड है, बोलें सर। एक और, बिल्कुल, अभी मेरे भाई शुएब शहीन साहब फरमा रहे थे कि जी 17% जो है वो पाकिस्तान पुलिस के तनख्वाह से अलावा ब्यूरोक्रेट जनरल जजेस को जा रही है। क्या 3.5 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने कोई तहर्रुक किया उनको खत्म करने का? नहीं किया। जब हुकूमत में होते हैं आप ऐसा कुछ नहीं करते। सब मिले में सर, सब मिले में। मैं आता हूँ जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की तरफ। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, 2 चीज पे मैं बात करूंगा। एक तो निज़ाम अदल हमारा जो है वो एक, हम समझ रहे थे कि शायद सिर्फ इमरान खान तक ये सिलसिला है और वहाँ एक पूरा एक माइंडसेट बैठा हुआ है, जस्टिस अता बंदयाल और हम ख्याल जज, और फिर नीचे प्रेशर और तो वो हमने कानून की जो धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, अनलॉफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल और अनप्रेसिडेंट चीज़ें हमें देखनी जो दुनिया में नज़र नहीं है। तो सर वो तो चले गए, ठीक है, उनके हम ख्याल अभी हैं, लेकिन अब उन अदालतों में हम दूसरी तरफ चीज़ देख रहे हैं कि धड़ाधड़ दूसरी पार्टी को रिलीफ मिल रहा है। आम आदमी के केसेस अभी भी 56,000 केसेस पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट्स वगैरह में सेशन में। तो निज़ाम इंसाफ ना तो उससे पहले रास्ता दिया और आज भी वही रास्ता अपना रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, आप क्या कहेंगे सर, ये फौजी अदालतों के हवाले से जो सिविलियन ट्रायल ख़त्म की है और इस सिलसिले में निगरां हुकूमत ने अपील कर दी है, आप क्या समझते हैं कि ये काम निगरां हुकूमत का था? देखिए डॉक्टर दानिश साहब, पाकिस्तान 75 साल से अपनी मंजिल की तलाश में है और पाकिस्तान 75 साल से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सका। आज 75-76 साल हमारी
मुल्क के हो गए हैं, लेकिन हम कर्ज़ों के अंबार तले हैं। डिफ़ॉल्ट श्रीलंका से ज़्यादा यहाँ महंगाई है, बेइंतहा बेरोज़गारी है। आपके मिलियंस ऑफ यूथ जो हैं वो गुज़िश्ता 6 माह में मुल्क से बाहर गए हैं। 40% आपकी यूथ सर्वे में कहती है कि हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तान छोड़ेंगे। ये मायूसी है पाकिस्तान की। आज आपके नौजवान अपने ट्रैक्टर, अपने 5 मरले के घर, अपने माँ के जेवरात फिरोख करके वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स को देते हैं ताकि मुल्क से बाहर चले जाएं। क्यों? मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार कुछ तबकात हैं जिसको मैं इलीट कैप्चर कहता हूं। उसमें नंबर एक आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसने एक म्यूजिकल चेयर यहां पे शुरू की है और पाकिस्तान की जो उम्र है उसमें आधी से ज्यादा उन्होंने बराह रास्त हुकूमत की है और बाकी आधी में वो पसी पर्दा रह के अमलन मुल्क के वो हुक्मरान वो रहे हैं। तो एक जो वो उन्होंने यहां पे करप्ट एलीट को प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने यहां पे एक ट्रू डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जिसके नतीजे में जेन्युइन पॉलिटिकल पब्लिक लीडरशिप सामने आए, उनका रास्ता उन्होंने रोके रखा है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी सियासी एलीट, जो आपके सियासी एलीट हैं, आप देखें आपके पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, वो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वहां डीएनए की बुनियाद पर लीडरशिप मिलती है, उसमें पब्लिक का कोई अमल दखल नहीं है। वो अपनी शख्सियात की मफादात, अपने खानदानी मफादात को प्रोटेक्ट करती है, वो अवाम का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जो सियासी जो आपका लीडरशिप है वो दूसरा तबका है जो इसका जिम्मेदार है। तीसरा आपका जुडिशरी है। आपकी इस वक्त 2.1 मिलियन पेंडेंसी है अदालतों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का अपनी सर्वे है कि पाकिस्तान में अगर कोई सिविल सूट फाइल करता है तो फाइल करने से लेकर फैसले तक औसतन 30 साल लगते हैं। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं फाइज ईसा, इसने खुद एक तकरीब में लोगों से पूछा कि आपको मौजूदा अदालती निजाम पर कितना एतबार है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया और उन्होंने खुद कहा कि इस बात का सबूत है कि एक नो कॉन्फिडेंस, एक कंसेंसस है नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मौजूदा अदालती निजाम पे। या सोने की चाबी से अदालत का दरवाजा खुलता है, यहां इंसाफ सिर्फ बालादस्त तबके के लिए है, यहां आवाम के लिए कोई इंसाफ जो है वो नहीं है। और तीसरा आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। ये जो शोएब शाहीन साहब ने कहा, जो आपकी यूएनडीपी की रिपोर्ट का कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मरात लेते हैं, ये 2019 में यूएनडीपी ने इनकी हुकूमत के साथ जमा किया था। और इस रिपोर्ट में यूएनडीपी ने कहा कि कुर्रे अर्ज पर सबसे बेरहम अशराफिया पाकिस्तान का अशराफिया है। मैं इसको अशराफिया कहता ही नहीं हूं, मैं इसको बदमाशिया कहता हूं, मैं इसको माफिया कहता हूं। यह सबसे बेरहम माफिया है और बेरहम बदमाशिया है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। ये कभी एक दूसरे का मुहासबा नहीं करते, ये कभी एक दूसरे के साथ जो है एहतिसाब नहीं करते, ये हमेशा अवाम के लिए ये ड्रामे करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये असल 4 तबकात हैं पाकिस्तान के इन जो मौजूदा मसाइल हैं। जहां तक आपने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कहा, मैं समझता हूं यह हवा का ताज़ा झोंका है और मैंने पहले भी इसकी मुखालफत की थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कि अगर आपने सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करनी है तो ये नो कॉन्फिडेंस है। आप फिर अदालतों को ताला लगा दें और आप फिर सब कुछ अपने हाथों में ले लें। ये किसी डेमोक्रेसी में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता कि सिविलियन को मिलिट्री पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है सर, न पार्टी में है न निजाम में है सर। सिर्फ बहरहाल यहाँ कानूनन और यहाँ दस्तूरी तौर पर तो डेमोक्रेसी मौजूद है ना। हम जो कुछ डेमोक्रेसी है इसको हाथ से नहीं जाने देंगे, हम इस डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी बनाएंगे। ठीक है बनाइए। अब मैं आता हूँ शोएब शाहीन साहब की तरफ। शोएब शाहीन साहब, एक तो जरा मुझे ये बताइए कि दोहरा मेयार तो सर नजर आ रहा है। एक, इमरान खान को जो रिलीफ मिले हैं, ऐसे रिलीफ मिले हैं जो अनप्रेसिडेंट है, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके बाद अब मियाँ साहब को मिल रहा है दूसरी तरफ से। तो निज़ामे जो इंसाफ है वो तो अशराफिया का हो गया, ताकतवरों का हो गया। दूसरा मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है
वो सस्पेंड है और अब उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है साइफर में। तो क्या इमरान खान साहब किसी भी सूरत में आप समझते हैं, कुछ अपील भी पड़ी है, वो सियासत का अब या इलेक्शन का हिस्सा बन सकेंगे? 6 मिनट आपके पास है सर, 6 मिनट। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे और हसन रजा पाशा से सिर्फ इस एक नुक्ते पे इख्तलाफ है कि इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ मिला है। आप ये कह सकते हो अनप्रेसिडेंटेड उनको सजा मिली है। एक बात जो पाशा साहब ने की थी पहले, उसको मैं वाजे कर दूं, ये पहली दफा नहीं, मैं कम से कम 4 फैसले, अभी आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जब कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी अदालत में जमानत की नीयत से आया हुआ हो, उसको किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नंबर 1। लिहाजा इस केस में जिसमें रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार कराया गया था नैब ने, उसमें डायरी नंबर लग चुका था, डेट और टाइम फिक्स था, थंब इंप्रेशन के प्रोसेस में था। रेंजर्स की वर्दी में जो लोग भी आए उन्होंने शीशे तोड़े, हाई कोर्ट के शीशे तोड़ने के बाद उन्होंने अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इमरान खान को उठा के ले गए। आपके सामने अली गिलानी का केस, मूसा गिलानी, उसका यूसुफ गिलानी के बेटे का, वो पार्किंग से भी बाहर था, वो आया, उसको वापस बुला के उन्होंने कहा गिरफ्तार नहीं कर सकते, एएनएफ के जरिए रेस्टोर कराया। जस्टिस उमरता बंदयाल का इस फैसले से 11 महीने पहले का फैसला है, जिसमें उन्होंने पार्किंग से एक बंदे को उठा लिया, उन्होंने कहा वापस रेस्टोर करो। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर का इसके ऊपर फैसला है, नैभी के केस में, उन्होंने कहा कि वापस रेस्टोर करो। एक केस लाहौर हाई कोर्ट का है जिसमें एक शख्स वकील के पास बैठ के, उसके चैम्बर में बैठ के बेल पिटीशन ड्राफ्ट करा रहा था, लेकिन उस ड्राफ्टिंग के दरमियान एजेंसीज को या पुलिस को पता चला, वो उसको उठा के ले गए। न सिर्फ ये कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर उसको रेस्टोर किया और उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनके कहा कि इनको नौकरी से निकालो जिन्होंने ये इलीगल काम किया। पर्पस क्या है कि जब कोई शख्स मुल्जिम अपने आप को कानून के हवाले करने चाहता हो, सरेंडर करना चाहता हो, तो अदालतें इस मकसद के लिए नहीं होती कि आप पुलिस के लिए एक इजी टास्क बन जाओ, आए जी बंदे को उठा के ले जाएं। ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये मीडिया का कमाल है या इमरान खान के मुखालिफिन का कमाल है जो ये बात करके उनके जो क्रेडिट है उसको भी डिस्क्रेडिट कर दें। नंबर 2, मुझे बता दें, टेरियान वाले केस में 8 महीने पहले, 9 महीने पहले 2 जज साहबान ने फैसला लिख दिया, वेबसाइट पे आ गया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा इसको हटा दो, साइट पे कर दो, और आज तक वो रिजर्व में बाहर नहीं आने दिया। तीसरा केस मैं आपको बताऊं, साइफर वाले केस में 2 महीने से हमारी बेल पिटीशन पेंडिंग है और 10 दिन से 12 दिन से वो ऑर्डर रिजर्व है बेल के ऊपर। पाशा साहब मुझे सपोर्ट करेंगे, जमानत का केस वो होता है कि जो 1 घंटे से ज्यादा रिजर्व नहीं हो सकता, या और वो भी पोस्ट अरेस्ट बेल, या आप देंगे या नहीं देंगे। आज 2.5 महीने से वो साइफर का केस उनको समझ नहीं रहा, बेल आफ्टर अरेस्ट वो डिसाइड ही नहीं कर रहे, अभी रख के बैठे हुए हैं। और जो केस जाता है, हमने 12 कहा कि हमें आपके ऊपर मिसट्रस्ट है, आप ना सुने, उन्होंने कहा जी मैं ही सुनूंगा। अच्छा, हमने कहा फैसले करते हैं, जो केस जाता है उसको रिजर्व कर देते हैं। तोशाखाना वाला केस आपके सामने मैं एक रख दूं, जिन्होंने गाड़ियां ली, जुर्म किया, कानून के बरक्स, 8-8 साल 10-10 साल पुरानी बात, 20-20 साल पुरानी बात, उनके खिलाफ रेफरेंस अभी तक सिर्फ पेंडिंग है। वेयर एज जिस शख्स ने कानून कायदे के मुताबिक, हालांकि मैं इस पे सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, कई दफा पहले भी कह चुका हूं, मेरे से जाती ओपिनियन लें तो यहां तोशाखाना या अमानत के हवाले से ये रूल्स भी गलत थे, जो कि इमरान खान को 1 क्रेडिट जाता है, उसने 20% से 50% किया था, लेकिन अब वो 100% हो गए। लेकिन मैं मिसाल देता हूं सैयद मुनव्वर हसन की, जो अमीर जमात इस्लामी थे, कई दफा मैंने प्रोग्राम में भी कहा, उसकी बेटी का शादी के मौके पर जो उसको तहाइफ मिले उसने सारे उठाकर कहा ये जमात इस्लामी के अमीर को मिले हैं, ये मुनव्वर हसन को नहीं मिले। ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस शख्स ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक कोई चीज ली, उसको आपने मुजरिम बना के डे टू डे हियरिंग सिर्फ नहीं, उसको हक दिफा भी नहीं दिया, आपने उसको बहस भी नहीं सुनी, मुल्जिम भी नहीं है, उसका वकील भी नहीं है, आधे घंटे के अंदर आपने
3 साल की सजा दे दी। अभी जजमेंट नहीं लिखी गई, ठीक। वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, ठीक। जमान पार्क में पुलिस अंदर घुस गई, दरवाजे तोड़ दिए, बेडरूम तोड़ दिए और उनको उठाकर चले गई। ठीक। मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, ठीक। पाशा साहब कह रहे थे या आप कह रहे थे एलिट्स के लिए कानून मुख्तलिफ है। वो एलिट्स जो किसी की आंख का तारा जब तक नहीं बनेगा तब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। चले, उसको इंसाफ या रिलीफ उस वक्त मिलेगा जिस ठीक। वक्त वो किसी की आंख का तारा होगा। ठीक है सर, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने आपको भी बोलने दिया, सबको बोलना। हालांकि मेरे पास कई पॉइंट्स थे जो इसके ऊपर मैं आर्गू कर सकता था, कई चीज़ें थी जो सवालात उठाए थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जाए, बाकी फैसला आवाम करे। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।